फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन हमसे कहता है प्रतिबिंब की स्थिति का आरेख बनाते हुए गणना करिए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब V पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? V। पहले क्वेश्चन में पकड़िए उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण है। क्वेश्चन के मुताबिक कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। पहले आइए देखिए अवतल दर्पण बनाइए। चलिए देखिए अवतल दर्पण बना दिया जाए। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसके उभरे तल पर क्या कर दिया जाता है? कलई या पॉलिश कर दिया जाता है। ये कर दिया जाए थोड़ा। ठीक है, आइए इसके उभरे तल पर मैं कलई कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है ना। ये हमारा दर्पण का मुख्य अक्ष है। दर्पण का मुख्य अक्ष है। ये मान लिया जाए दर्पण का क्या है? पोल है। और ये मान लिया जाए दर्पण का कौन सा बिंदु है? फोकस बिंदु है। कौन सा बिंदु है? फोकस बिंदु है। अब क्वेश्चन में हवाला क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक 20 कह रहा हूँ 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है। कहने का मेरा मतलब ये है अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी है वो फोकस दूरी क्वेश्चन में कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। अब हमें पता है सर ध्रुव से लेकर के फोकस तक की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। बट एफ बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आइए लिखा जाए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान क्वेश्चन में दे रखा है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना सर? 12 सेंटीमीटर। क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है ना। फिर आगे हमसे क्वेश्चन क्या कहता है? अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर एक वस्तु है। मान लिया जाए ए बी मेरे पास एक वस्तु है। ए बी हमारे पास एक वस्तु है जो दर्पण से कितनी दूरी पे है सर? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है? 6 सेंटीमीटर की दूरी पे। और हमें पता है सर वस्तु की दूरी को किस में नापा जाता है? जो वस्तु की दूरी होती है वस्तु की दूरी को यू में नापा जाता है। क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने है इसलिए क्या है सर? माइनस है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात सीखिए, बहुत ऊंची बात है। दर्पण की फोकस दूरी कई सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। वस्तु को 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। मेरे कहने का मतलब 6 सेंटीमीटर ज़्यादा कि 12 सेंटीमीटर ज़्यादा? सर 12 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 6 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब है वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखा है। वस्तु किसके किसके बीच में है? वस्तु ए बी ध्रुव और फोकस के बीच में है। और स्थिति पढ़ा गया कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। सर आपको कैसे पता चल गया? यही मुझे देख के पता चल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। और वस्तु क्या 14-15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है? नहीं, वस्तु कितनी दूरी पर रखा है? 6 सेंटीमीटर, जो फोकस दूरी से क्या है? कम है। अगर 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी से कम है तो यही से निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु ए बी ध्रुव और फोकस के बीच में है। और हमें पता है जब वस्तु ए बी ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और अवतल दर्पण के पीछे बनता है। अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो अपने आप सब बता देगा, लेकिन यही सब कुछ बता दिया है। ठीक है ना। अगर यही क्वेश्चन कहता कि वस्तु को 14 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए या 15, मेरे कहने का मतलब 12 सेंटीमीटर से क्या हो? ज़्यादा हो। जब 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता तो निष्कर्ष कुछ और होता। क्योंकि वस्तु फोकस दूरी से कम है तो वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में है। और वस्तु जब ध्रुव और फोकस के बीच में है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है। चलिए देखा जाए, अभी क्वेश्चन खुद बता देगा। क्वेश्चन कहता है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्वेश्चन V जानने की कोशिश कर रहा है। फिर V का मान जब हम निकाल लेंगे तो क्वेश्चन कहता है इसका किरण आरेख बनाइए। फिर इसका चित्र किरण आरेख बना के समझाना है। चलिए देखिए हमें पता है सर दर्पण का फार्मूला क्या है? 1/f = 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना। और क्वेश्चन में अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है क्वेश्चन में कितना? -12 सेंटीमीटर। रख दिया जाए -12 सेंटीमीटर। और V हमसे जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी देख लिया जाए कितना आएगा, प्लस 1/u। u का मान क्वेश्चन में कितना दिया है सर? -6।
ठीक है ना। ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास आया माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/6। ठीक है ना। अब -1/6 को जब हम पक्षांतर कर देंगे उधर जाके क्या बना लेगा प्लस। आइए देखिए -1/12 तो है ही है, आइए उधर जाएगा बना लेगा 1/, में कितना सर 6 बराबर 1/v। ठीक है ना। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे समझ से एलसीएम 12 जाएगा। ठीक है ना। 12 का 12 में भाग करेंगे 1 जाएगा, 1 का 1 में गुणा कर दिया 1 आ गया। ठीक है ना। फिर प्लस, फिर 6 दूनी 12, 6 का पाड़ा 12 में 2 बार, 6 दूनी 12, 2 1 9 2। ठीक है। 1/v आइए घटा लिया जाए, और जब 2 में से आप 1 घटाएंगे तो आएगा 1/, में कितना 12 बराबर 1/v। इसको जब आप पलटेंगे ये भी पलट जाएगा, तो v बराबर आएगा प्लस 12 सेंटीमीटर। यहीं से निष्कर्ष देखो निकल आया। यहाँ पर बच्चा ये बताइए v का मान धनात्मक है कि ऋणात्मक है। सर यहाँ पे v का मान धनात्मक है। अगर v का मान धनात्मक है तो इसका मतलब ये कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब जाएगा वो दर्पण के पीछे जाएगा, दर्पण के पीछे जाएगा। और कितनी दूर जाएगा सर 12 सेंटीमीटर दूर। कितनी दूर 12 सेंटीमीटर। मतलब ये ठीक है ना। आइए बनाइए दर्पण के पीछे और कितनी दूरी पे 12 सेंटीमीटर की दूरी पे। आइए बनाइए, देखिए प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। देखो पहला नियम हमें पता है सर, क्या पता है। एक प्रकाश की किरण हमने मुकज के समांतर लिया। किसके समांतर लिया? मुकज के समांतर लिया। हमें वर्षों पता है जो भी प्रकाश की किरण मुकज के समांतर चलती है अपवर्तन के बाद। फिर से बात देखिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने नियम लगाया। एक प्रकाश की किरण को हमने मुकज के समांतर लिया, मैं गलती से अपवर्तन बोल दिया था। ठीक है ना। प्रकाश की किरण मुकज के समांतर है, और जो भी प्रकाश की किरण मुकज के समांतर चलती है परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है ना। और एक प्रकाश की किरण को हमने लिया, इस पर अभिलंब एक दूसरी प्रकाश की किरण को लिया, और दूसरी वाली प्रकाश की किरण जब अवतल गोलीय दर्पण पे गिरते और कैसे गिरते? एकदम लंबवत गिरे। और जब प्रकाश की किरण लंबवत गिरती है, जब प्रकाश की किरण लंबवत गिरती है, जब दूसरी प्रकाश की किरण अवतल गोलीय दर्पण पे लंबवत गिरती है, तो जब लंबवत गिरती है तो टकरा करके पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। इसका मतलब ये कि वो प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर गुजरती है? गोले के। इसका मतलब है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे, और कितनी पीछे सर? प्लस मतलब 12 सेंटीमीटर की दूरी पे। आइए इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाए। प्रतिबिंब बनाने के लिए पहला नियम हमने लगाया, एक प्रकाश की किरण को मुकज के समांतर लिया, और जो भी प्रकाश की किरण मुकज के समांतर चलती है परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से। ठीक है ना। एक दूसरी प्रकाश की किरण को हम अवतल दर्पण पे गिराया, और कैसे गिराए? लंबवत। और जब अवतल गोलीय दर्पण पे लंबवत जाके गिरेगी और टकरा के जब परावर्तित होगी, वो कहाँ से होकर गुजरेगी? गोले के केंद्र से। किससे होकर गुजरेगी? गोले के केंद्र से। ठीक है ना। अगर इन्हीं दोनों किरणों को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं, कहीं मुलाकात नहीं करेगा, कहीं एक दूसरे को काटेगा नहीं। ठीक है ना। अगर इन्हीं दोनों किरणों को मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं कहीं नहीं काटेगा। ठीक है ना। और जब नहीं काटेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे कैसे? देखो ऐसे, ये इस वाली प्रकाश की किरण को जबरदस्ती हमने क्या कर दिया? डायरेक्ट से आगे की तरफ क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ठीक है ना। फिर ये वाली प्रकाश की किरण, इसको भी हमने क्या कर दिया? जबरदस्ती आगे की तरफ क्या कर दिया? बढ़ा दिया। आइए बढ़ा दिया जाए। बढ़ा दिया, कहीं ना कहीं काटा, और जहाँ पे काटा वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। कितना बना? कैसा बना? A डैश B डैश बना। और कितनी दूरी पे बना? 12 सेंटीमीटर की दूरी पे बना। अब बना कैसे? क्वेश्चन को सॉल्व करते पहले ही बता दिया गया था कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है ना। देख लो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, वस्तु से बड़ा है, जैसे वस्तु वैसे प्रतिबिंब है, मतलब सीधा है। ठीक है ना। देखो पहला अध्ययन हम प्रथम पृष्ठ के लिए करेंगे, फिर द्वितीय पृष्ठ के लिए, फिर तृतीय पृष्ठ के लिए। ठीक है ना। तो मैं भूल गया रहा हूँ बच्चा। प्रथम पृष्ठ के लिए, कौन से पृष्ठ के लिए? प्रथम पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। ठीक है ना। प्रथम पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। जैसे ही हम द्वितीय पृष्ठ की बात करते हैं, द्वितीय पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण का काम करती है और ये अपवर्तित किरण का काम करती है। तृतीय पृष्ठ के लिए ये आपतित और ये अपवर्तित। ठीक है ना। मैं कहा बच्चा जैसे जैसे हर प्रत्येक पृष्ठ पर जब अध्ययन करेंगे, फिलहाल अगर हम प्रथम पृष्ठ के लिए देखें तो बच्चा प्रथम पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण है और ये मेरी अपवर्तित किरण है। द्वितीय पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। तृतीय पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण है और ये मेरी कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। आइए अध्ययन किया जाए। देखिए हमें पता है सर, जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण किसी तल पे गिरती है तो पहला पॉइंट वहां पर आपतन बिंदु बनता है, ठीक है ना। और जहां पर आपतन बिंदु बनता है वहां पर हमारे पास क्या बनता है, अभिलंब। तो यहाँ पर क्या बनेगा सर, अभिलंब। आया कि नहीं आया? आइए प्रथम पृष्ठ के लिए दिया जाए। प्रथम पृष्ठ के लिए आप लोगों को समझाने के लिए ये मान लीजिए मेरा प्रथम पृष्ठ है, ये द्वितीय पृष्ठ है और ये मेरा कौन सा पृष्ठ है, तृतीय पृष्ठ। तो प्रत्येक पृष्ठ पर 1 by 1 अध्ययन करेंगे, पर प्रथम पे, फिर द्वितीय पे, फिर तृतीय पे। चलिए देखिए, लिखेंगे आप प्रथम पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए ये दे रहा हूँ, प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए। आइए तवज्जो दिया जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिए, सीखिए। बच्चा जब हम प्रथम पृष्ठ के लिए अध्ययन करेंगे तो जब ये प्रकाश की किरण प्रथम पृष्ठ पे आगे गिरती है तो पहला पॉइंट वहां पे आपतन बिंदु बनता है और जहां पर आपतन बिंदु बनता है वहां पर क्या बनता है, अभिलंब, ठीक है ना। तो बच्चा प्रथम पृष्ठ के ये मेरे पास आपतित किरण है और ये वाली कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। हमें पता है सर, क्या पता है, आपतित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसको इस्माइल जी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। आपतित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे आपतन कोण, जिसको इस्माइल से वहीं पर ये अपवर्तित किरण है ना, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको इस्माइल से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पहला काम हमारा ये होगा, पहले हम आई का मान निकालेंगे, फिर आर का मान निकालेंगे। जब आई आर का मान निकल जाएगा उसके बाद तीसरे साथ पर नियम लगा देंगे, ठीक है ना। आइए देखिए बच्चा, प्रथम पृष्ठ के लिए प्रकाश कहाँ देखा जा रहा है, प्रथम पृष्ठ के लिए प्रकाश वायु से किस में जा रहा है, लिक्विड में, मतलब वायु से द्रव में जा रहा है, ठीक है ना। तो वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा, वायु विरल माध्यम, और द्रव में प्रकाश की चाल इसकी तुलना में क्या होती है, कम होती है। इसलिए वायु मतलब एयर विरल माध्यम है और लिक्विड हमारा सरल माध्यम है, ठीक है ना। चलिए देखिए, आइए देखिए, ये बच्चा अभिलंब है ना, हमें पता है सर ये मामला कितने का है, 90 अंक का है। अगर ये बालक 90 अंक है और ये 30 अंक है तो 90 में से कितना घटाओगे, कितने तो आएगा। फिर से बात तवज्जो दो, ये बच्चा कितना बोल रहे, 90, तवज्जो दिया है, ये कितना 90, ये कितना 30, 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 में से 30 घटाएंगे आएगा 60। तो यहाँ पे आई का मान सर कितना मेरे पास है, 60 अंक है, सही बताइए एकदम। फिर आगे देखिए, ये प्रथम पृष्ठ के लिए ये वाली किरण अपवर्तित किरण है ना, तो अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण, जिसको इस प्रकार से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आइए क्या देख लिया जाए, ये अभिलंब है तो बालक ये वाला पूरा 90 का मामला है जी सर। अगर ये 90 अंक है और इतना 45 है तो 90 में से 45 घटाएंगे तो इतना कितना आएगा, 45। इसका मतलब ये कि यहाँ पे आर का मान कितना है सर, आर का मान कितना है, 45 अंक। फिर से ये लाइन समझिए थोड़ा, मैं कहा बालक ये 90 का मामला है ना, अगर ये 90 है, अगर ये इतना 90 है और इतना 45 है तो 90 में से 45 घटाएंगे कितने का कोण निकल के आएगा, इतना आर का मान कितना निकल के आया, 45। तो यहाँ पर बाबू प्रथम पृष्ठ के लिए आई बराबर कितना है सर, आई बराबर मेरे पास 60 अंक है। और प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण आर इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, आर इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 45 अंक है, ठीक है ना। अब आइए प्रथम पृष्ठ के लिए किसने साथ बनी लगाइए, किसने साथ बनी, हमने कहता है कि साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल टू नियतांक मेरा अपवर्तनांक होता है। अब यहाँ पे समझिए अपवर्तनांक कैसे बनाएंगे, मेरा प्रकाश कहाँ से कहाँ आ रहा है, लिक्विड से एयर में जा रहा है कि एयर से लिक्विड में आ रहा है, हवा से द्रव में आ रहा है ना, तो अपवर्तनांक बनेगा हवा के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। आइए निकाल लिया, देखिए साइन आई, यहाँ पे आई का मान मेरे पास कितना है सर, आई का मान मेरे पास कितना है, 60 अंक। आइए मान रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन आई का मान कितना, 60 अंक। फिर साइन ऑफ आर का मान कितना, 45 अंक, ठीक है ना। तो निकल के आए सर हवा के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है। साइन 60 का मान रखिए, साइन 60 का मान हमारे पास है कितना, अंडर रूट ये अपान में 2, और साइन 45 का मान है सर 1 अपान में अंडर रूट कितना, 2। तो ये निकल के आया सर हवा के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है ना। अंडर रूट 2 कहाँ चला जाएगा, एकदम ऊपर, अंडर रूट कहाँ चलेंगे, एकदम ऊपर। तो ये आएगा कितना, यहीं से देखिए अंडर रूट कहाँ जाएगा, ऊपर, और 2 कहाँ आएगा, नीचे। तो अंडर रूट 3 गुणे में अंडर रूट 2 अपान में कितना सर, 2 आया कितना मेरे पास, हवा के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है ना। अब आगे देखिए, वर्गमूल 3 का मान हमको पता है, वर्गमूल 3 का मान कितना है मेरे पास, वर्गमूल 3 का मान है 1.732, ठीक है ना।
और वर्गमूल 2 का मान हमको पता है सर 1.414 अपान में कितना 2, ये बना मेरे पास हवा के सापेक्ष ध्रुव का अपूर्णांक, ठीक है ना। अब आगे देखिए √3 का मान हमने रख दिया 1.732, ठीक। √2 का मान रख दिया 1.414। अब ये काम आप करेंगे क्या, देखिए इसका गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और गुणा करके जब 2 से भाग कर देंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। देखो एयर के सापेक्ष ध्रुव का अपूर्णांक, इन दोनों को गुणा करेंगे 2 से भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा सर 1.225, ठीक है ना। बच्चा गुणा करके 2 से भाग कर देंगे, यही उत्तर आएगा 1.225। अब आगे अब अगला दिखाते हैं, देखिए अब हम अध्ययन करेंगे द्वितीय पृष्ठफल। तवज्जो दिया जाए, द्वितीय पृष्ठफल आइए अध्ययन किया जाए। और जब मैं बच्चा द्वितीय पृष्ठ के लिए अध्ययन करूंगा तो द्वितीय पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण होगी और ये वाली अपवर्तित किरण होगी। डन। फिर आगे देखिए जब बच्चा ये वाली प्रकाश की किरण द्वितीय पृष्ठ पे आगे गिरेगी तो हमें पता है सर जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पे आगे गिरती है तो पहला पॉइंट वहां पर आपतन बिंदु बनता है, तो यहाँ पर भी आपतन बिंदु बनेगा और जहां पर आपतन बिंदु बनता है सर वहां पर क्या बनता है मेरे पास अभिलंब, सही है ना। अब आगे देखिए मैं कहा बच्चा जब ये प्रकाश की किरण द्वितीय पृष्ठ पे आगे गिरेगी तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपतन बिंदु बनेगा, मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे आपतन बिंदु है और जहां पर आपतन बिंदु वहां पर क्या है अभिलंब। अब आगे देखिए मैं कहा बालक द्वितीय पृष्ठ के लिए आपतित किरण है ना, जी सर द्वितीय पृष्ठ के लिए अगर ये आपतित किरण है तो हमें पता है सर आपतित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनेगा उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसको एक मलाई क्या करते हैं प्रदर्शित। वहीं पर द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तित किरण है तो अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण जिसकी माला से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। आइए पुनः आई आर का मान निकाल लिया, देखो कैसे निकालेंगे तब मुझे दिया जाए बालक। ये मामला 90 दिखा है कि नहीं है, एकदम ध्यान से चित्र में देखिए ये मामला 90 दिखा है। अगर बालक ये 90 है और ये 45 है तो इतने में से जब इतना घटा दोगे इतने तो निकल के आएगा। फिर से बात देखो ये 90 ये 45, 90 में से 45 घटाओगे यही तो निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा सर आई बराबर कितना 45। डन। 90 में से 45 घटा दिया 45 आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी वही बात है, ये अभिलंब है ना तो बच्चा ये मामला पूरा कितने का है 90 का है, देख रहे हैं एकदम सही। ये मामला 90 का है, अगर ये 90 अंश है और इतना 60 है तो 90 में 60 घटाएंगे तो आर का मान कितना निकल के आएगा 90 में 60 घटा देंगे सर आ जाएगा कितना 30 अंश, ठीक है ना। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए बाबू आई का मान 45 अंश है और द्वितीय पृष्ठ के लिए आर का मान कितना 30 अंश। आइए पुनः अध्ययन किया जाए, यहीं पर आगे से देखेंगे आप देखेंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए फिर इसमें 4 का नियम लगाइए। इसमें का नियम हमसे क्या कहता है देखिए साइन आई अपान में साइन आर है ना, साइन आई अपान में साइन आर इक्वल टू नियतांक। आइए नियतांक देखिए अपवर्तनांक बनाइए, कैसे बनाएंगे आइए देखिए आप यहाँ पर देखिए द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रकाश मेरा कहाँ से कहाँ जा रहा है तो द्वितीय पृष्ठ के लिए बच्चा प्रकाश मेरा ध्रुव से किसमें जा रहा है लिक्विड से गिलास में जा रहा है ना, लिक्विड से गिलास में जा रहा है तो अपवर्तनांक बनेगा लिक्विड के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक। फिर से ये लाइन समझिए क्या बोला मैं कहा बच्चा जब हम द्वितीय पृष्ठ के लिए अध्ययन करेंगे तो द्वितीय पृष्ठ के लिए मेरा आपतित किरण होगा और द्वितीय पृष्ठ के लिए मेरा कौन किरण होगा अपवर्तित किरण। तो हमें पता है सर जब प्रकाश की किरण द्वितीय पृष्ठ पे आगे गिरेगी तो यहाँ पे आपतित बिंदु बनेगा और जहां पर आपतित बिंदु बनेगा वहां पर क्या होगा अभिलंब होगा, ठीक। अब आगे देखिए द्वितीय पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण है, हमें पता है सर आपतित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे आपतित कोण कहते हैं जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। और द्वितीय पृष्ठ के लिए मेरा अपवर्तित किरण है तो अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनेगा उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं जिसको आर निकाल करके प्रदर्शित करते हैं। और आई का मान निकाल के दिखाया गया ये 90 ये 45 90 में से 45 घटा दिया 45 ये इतना मामला 90 इतना 60 90 में 60 घटा दिया इतना आगे आर बराबर कितना 30। आइए देखिए द्वितीय पृष्ठ के लिए सर यहाँ पे आई का मान कितना मेरे पास 45 मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए आई इक्वल टू कितना है 45 अंश है, ठीक है ना। और आर का मान मेरे पास कितना है सर आर का मान मेरे पास है कितना 30 अंश। आइए पुनः हम पूरा किया जाएगा एक बार देखिए साइन आई का मान कितना सर 45
और साइन आर का मान कितना, साइन आर इज इक्वल टू कितना मेरे पास इधर, और ये आया एयर के सापेक्ष गिलास का अपोर्तनांक, ठीक है ना, गलत बोल दिया, लिक्विड के सापेक्ष गिलास का अपोर्तनांक। डन। आइए देखिए साइन 45 का मान हमको पता है, साइन 45 का मान है 1 में कितना, √2, और साइन 30 का मान हमको पता है सर 1 में कितना, 2। तो आया सर लिक्विड के सापेक्ष गिलास का अपोर्तनांक, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और √2 कहाँ आ जाएगा नीचे। आइए यहाँ देखिए यहाँ देखिए 2 कहाँ गया ऊपर और √2 कहाँ आ गया नीचे, ठीक। तो आया सर लिक्विड के सापेक्ष गिलास का अपोर्तनांक, दोनों के सापेक्ष में गिलास का अपोर्तनांक। अब देखिए मैं ये चाहता हूँ ये √2 हट जाए, तो √2 को हटाने के लिए √2 से गुणा भाग कर दिया, √2 से क्या कर दिया मैं गुणा भाग कर दिया। आइए चलिए √2 से क्या कर दिया गुणा भाग कर दिया, ठीक है ना। तो ये आया सर दोनों के सापेक्ष गिलास का अपोर्तनांक। डन। देखिए बालक √2 का गुणा √2 में करोगे 2 आएगा, √2 का गुणा √2 में करेंगे 2 आएगा, तो ये 2 से क्या हो जाएगा क्या है, तो आया सर क्या लिक्विड के सापेक्ष गिलास का अपोर्तनांक √2। तो √2 का मान हमको पता है सर कितना, लिक्विड के सापेक्ष गिलास का अपोर्तनांक √2 का मान होता है 1.414। क्या हमको यही निकालना है, हमको यही निकालना है। एक बार निकालना हवा के सापेक्ष में दोनों का अपोर्तनांक, हवा के सापेक्ष में दोनों का अपोर्तनांक हमने निकाल दिया। दूसरा दोनों के सापेक्ष में गिलास का अपोर्तनांक, दोनों के सापेक्ष में गिलास का अपोर्तनांक। एक और मैं निकाल दे रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन यही पर पूछ रहा है। अब तीसरा शर्त देख लिया जाए, तीसरा शर्त देख लिया जाए। तीसरा शर्त मैं कहाँ बताता हूँ, यहाँ बता देगा। देखिए क्वेश्चन यहीं तक है, लेकिन तीसरा पार्ट जो बता दे रहा हूँ तीसरा क्या है, चलो देखो। अब लिखेंगे तीसरे पृष्ठ के लिए, तीसरे पृष्ठ के लिए। अब आगे देखिए तीसरे पृष्ठ के लिए क्या है। जब मैं बच्चा तीसरे पृष्ठ पे दे दूंगा, तो जब ये प्रकाश की किरण तृतीय पृष्ठ या तीसरे पृष्ठ पे यहाँ पे आगे गिरेगी, तो जहां पर गिरेगी वहां पे सर आद्य बिंदु बनेगा, मैं बता नहीं रहा हूँ, और जहां पर आद्य बिंदु बनेगा वहां पर क्या बनेगा मेरा अभिलंब, ठीक है ना। ये मेरा क्या है अभिलंब है, यहाँ पे क्या है आद्य बिंदु, ठीक है ना। अब आगे देखिए बाबू तृतीय पृष्ठ के लिए, तीसरे पृष्ठ के लिए मेरे पास आपतित किरण है, ठीक, और तीसरे पृष्ठ के लिए मेरे पास कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। और हालांकि हमें पता है सर आपतित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे आत्म कोण कहते हैं, जिसको इस माला ये क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको इस माला से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। आइए देख लिया जाए बालक ध्यान देखिए, मैं कहा बच्चा ये इसमें विलंब है, तो ये 90 का मामला है कि नहीं, ध्यान देखना। अगर ये 90 का मामला है और ये 60 का मामला है, तो 90 में 60 घटा दोगे 30 आएगा ना, तो आई बराबर यहाँ पे कितना आ गया सर 30, ठीक है ना। फिर देखिए समझिए ये मामला 90 का, ये 60 का, तो 90 में 60 घटाएंगे कितने में निकल के आएगा, और कितना आई बराबर 30। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे मामला ये 90 का है, अगर ये 90 का है और ये 30 का है, तो 90 में से कितना घटा देंगे, कितना नहीं आएगा, कितना आएगा सर 90 में से घटाएंगे तो आर बराबर आएगा 60, ठीक है ना। आइए देखिए तृतीय पृष्ठ के लिए ध्यान दिया जाए। देखिए तृतीय पृष्ठ में प्रकाश मेरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, गिलास से एयर में जा रहा है, गिलास से एयर में जा रहा है, कि एयर से गिलास में जा रहा है, नहीं सर गिलास से एयर में जा रहा है। आइए तृतीय पृष्ठ के लिए फिर लिखेंगे इसमें साहब के नियम से साइन आई अपान में कितना सर साइन आर इज इक्वल टू नियतांक होता है। और नियतांक कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए चित्र में। मेरा प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, तीसरे पृष्ठ के लिए, तृतीय पृष्ठ के लिए, तीसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश मेरा शीशे से कहाँ जा रहा है एयर में, मतलब गिलास से एयर में जा रहा है, गिलास से एयर में जा रहा है। तो अपोर्तनांक बनेगा सर गिलास के सापेक्ष में हवा का अपोर्तनांक, गिलास के सापेक्ष में हवा का, प्रकाश गिलास से एयर में जा रहेगा तो गिलास के सापेक्ष में हवा का अपोर्तनांक, ठीक है ना। अब आगे देखिए साइन आई का मान मेरे पास कितना है सर, यहाँ पे आई का मान निकाला जा चुका है, आई बराबर कितना है 30 है। आई रख दिया जाए साइन आई का मान 30 है, और बटे में साइन आर का मान कितना निकाला गया सर 60, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर का मान 60 है और गिलास के सापेक्ष में हवा का अपोर्तनांक, ठीक। अब आगे देखिए
साइन 30 का मान कितना मेरे पास, साइन 30 का मान मेरे पास है 1/2 और साइन 60 का मान मेरे पास है अंडर रूट कितना 3/2। फिर आया गिलास के सापेक्ष में हवा का अपवर्त नाप, डन। अब देखिए 2 कहाँ भाग जाएगा, ऊपर, क्या ऊपर भाग जाए, 2 से तो मैंने क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है ना, 2 से 2 कटेगा, ठीक है ना। तो ये आएगा सर 1/√3 इज इक्वल टू गिलास के सापेक्ष में हवा का अपवर्तनांक ना हो, अंडर√3 का मान रख दीजिए, कोई बात नहीं। अंडर√3 को हटाने के लिए अंडर√3 से गुणा भाग कर दिया, अंडर√3 को हटाने के लिए √3 से गुणा और √3 से भाग, आइए कर दिया। ये देखिए √3 से बच्चा गुणा, लेकिन नतीजा कोई नहीं, नतीजा कोई नहीं, यही उत्तर नहीं दिया जाए, ठीक है ना। या अंडर√3 का मान रख के बन गया है 1.732 भाग कर दिया जाए, वो भी सही है, ये भी सही है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।